जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने 23 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आज का जो सेट नंबर होगा वो होगा सेट नंबर 24। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है वो देख सकते हैं, आपका रीजनिंग के साथ शुरू होता है। इसमें हम इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज का पहला प्रश्न जीके जीएस का है। ये देख सकते हैं आप कि आवृत बीजी का प्रजनन अंग कौन सा है। आवृत बीजी का जो प्रजनन अंग है वह है पुष्प, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब आवृत बीजी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। इस समूह के पौधों में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल एवं बीज सभी उपस्थित होते हैं। और बीज क्या होता है, फल के अंदर होता है। आवृत बीजी में यानी कि एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर होता है, और पौधों का जो प्रजनन अंग होता है वो पुष्प ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देख सकते हैं आप कि घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पहले घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को खाएगा मानव, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे पतली त्वचा है। तो सबसे पतली त्वचा है कंजक्टिवा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो जो प्रयुक्त भाषा जो प्रायः होती है वो होती है लोगो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु विराम स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा तथा इसमें समय कितना लगेगा वो बताना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो दिया गया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण दिया गया है, यानी ए का मान दे दिया 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बोल रहा है कि विराम स्थिति से, यानी कि यू का मान हो गया 0 और एस का मान दे दिया है 250 मीटर। यहाँ से हमको निकालना है भी का मान। आप लोग जान रहे हैं कि भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2AS। इसी पर बैठा करके भी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। अब भी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर, यू का मान है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना 0.5 और एस का मान है 250। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से भी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ से भी का जो मान निकालेंगे वो निकलेगा 15.81 मीटर पर सेकेंड। ये तो भी का मान निकल गया, जो किस ऑप्शन में दिया गया है देख सकते हैं आप, ये 15.81, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और हमको टी निकालना है, तो टी क्या होता है जानते हैं, भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी। भी का मान कितना निकला 15.81 बराबर यू का मान तो 0 हो गया, प्लस ए का मान दिया 0.5 और टी का मान तो टी का निकालना है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 15.81 बाय 0.5। जब इसको भाग देंगे वो कितना निकलेगा 31.62 सेकेंड, 31.62 सेकेंड निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि रुधिर में यूरिया के जमा हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं। रुधिर में यूरिया के जमा हो जाने की स्थिति को हम लोग कहते हैं यूरेमिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यूरेमिया एक खतरनाक स्थिति है जो तब होती है जब गुर्दे ठीक तरह फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तब यूरेमिया होता है। अगला प्रश्न क्या है कि डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में सामान्यतः एक रोग लक्षण दिखाई पड़ता है, वह क्या है। जब डेंगू हो जाएगा तो उसमें आरबीसी की नहीं, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या में क्या होती है, कमी होती है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है। और जो डेंगू होता है वो होता है एडिज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो दूसरे क्षेत्र में ले जाने को हम लोग कहते हैं ex-situ संरक्षण। ex-situ संरक्षण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं, ये किसका है? ये आपका मैथ का प्रश्न है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके आप सेट प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं ताकि मैथ रीजनिंग भी आपका क्या हो, स्ट्रांग हो जाए। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये रहा कि 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ने जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इन्होंने किस फिल्म के लिए जीता है? तो वो जीता है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर के लिए जीता है। पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है एमा स्टोन। एमा स्टोन को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और ये किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो पुअर थिंग्स फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पूछेगा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? जो कि ओपेनहाइमर फीमेल फिल्म के लिए, ओपेनहाइमर फीमेल फिल्म के लिए दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को। क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के व्यापक अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन बने थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो बने थे वो बने थे निगर साजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का है, पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि इसकी अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और एक होता है कि द्रव धातु, तो आपका हो गया पारा। एक होता है द्रव अधातु, जो कि है ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता +6 डायोप्टर है तथा एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता 4 डायोप्टर है, संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस क्या होगा? आप जानते हैं P बराबर क्या होता है? P1 + P2, क्षमता जुटता है। अब यहाँ उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? पॉजिटिव, जो कि हो जाएगा 6, और अवतल लेंस की क्षमता होगा नेगेटिव, जो कि -4 डायोप्टर। यहाँ से हल करेंगे तो वो निकल जाएगा 2 डायोप्टर। आप जान रहे हैं कि P बराबर क्या होता है? 1/f, और ये मीटर में होना चाहिए। f अगर मीटर में होगा तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये हो जाएगा 100/f हो जाएगा। और यहाँ से f का मान अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100/p। तो p का मान कितना है? 2 डायोप्टर, तो 100 हो जाएगा 2, जो कि कितना मान निकलेगा? वो निकलेगा 50 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा? तो वो निकलेगा आपका 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रुमेन क्या है? रुमेन क्या है? तो रुमेन है वह भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष है। भोजन को संग्रहित यानी जमा करने के लिए एक क्या है? कक्ष है। रुमेन जुगाली करने वाले के पेट में एक किण्वन कक्ष है। जो भोजन जुगाली करता है, जो पशु जुगाली करता है, उसके लिए एक क्या कक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अपने नाइट्रोजनी अवशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करते हैं? तो अपने नाइट्रोजनी अवशिष्टों का जो उत्सर्जन करते हैं तो वो करते हैं सामान्य विसरण के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं और दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो वो बनाते हैं मरुदिद पौधे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त दो बार हृदय से होकर गुजरता है? तो 2 बार हृदय से होकर जो गुजरता है तो वो गुजरता है आपका स्तनधारी का, पक्षी का और सरीसृप का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? हृदय की समस्या का निदान करने में जो मदद करता है वो करता है ECG, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। डॉक्टरों द्वारा किसी व्यक्ति की हृदय की गति और लय की जांच किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में काली खांसी किसको कहा जाता है? तो पार्टूसिस को हम लोग काली खांसी कहते हैं, जो एक जीवाणु जनित संक्रमण रोग है। ऑप्शन नंबर डी। ये आपका देख सकते हैं मैथ का है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके आप सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है ये कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह 72 जो है कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति आर्टिकल 72 में दिया गया है, और राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का जो प्रयोग होता है वो मंत्रिमंडल के सलाह से किया जाता है, मंत्रिमंडल की सलाह से किया जाता है। और राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति भेदभाव पूर्ण होने पर न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं, ये सब रीजनिंग का है, इसका पीडीएफ दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? वो हम लोग करते हैं केवलर बहुलक पदार्थ का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। क्या करते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे के पिछले ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, कि 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो सारे का सारा हम देख लेंगे, सातों का सातों आवर्त में कितना तत्व है। पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा आवर्त में, दूसरा और तीसरा आवर्त में, दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 तत्व, आपका चौथा और 5वां आवर्त में आपका 18 तत्व, उसके बाद छठा आवर्त में 32 तत्व, और जो 7वां आवर्त है ये अधूरा है। ये क्या है? 7वां आवर्त आपका अधूरा है। पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 तत्व, चौथा और 5वां आवर्त में 18 तत्व, छठा आवर्त में 32 तत्व, और 7वां आवर्त में क्या है? वो है अधूरा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 18 तत्व। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तो वो है आपका NaCl। NaCl का तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है। चलो देखेंगे आणविक भार कितना होगा? तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना आता है? 35.5। जब इसको जोड़ेंगे तो वो निकल जाएगा आपका 58.5। आणविक भार निकल गया सोडियम क्लोराइड का। अब तुल्यांकी भार बराबर क्या आता है? आणविक भार बटे संयोजकता। इसका आणविक भार कितना होगा? आणविक भार वही होगा, आणविक भार आपका कितना निकलेगा? 23 प्लस 35.5 अब बटे संयोजकता कितना होगा? 1। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 58.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? वो होता है कि या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर, या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर विद्युत धारा यानी कि कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो चुंबक की ध्रुव सामर्थ्यता पर करता है, कुंडली की फेरों की संख्या पर करता है, और चुंबक की गति की चाल पर करता है, जबकि कुंडली के संयोजित गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? ये देख सकते हैं आपका क्या है? न्यूमेरिकल का प्रश्न है। हमारे भाई ने कमेंट किया था कि आप न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन करवाइए। अगला है कि 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? आप जानते हैं शक्ति यानी कि P बराबर होता है V² बटे में R। अब देखिए V का मान बोला कि 0 वोल्टेज का मान 0, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 बटे R प्रतिरोध कितना? 18 ओम है। भागा देंगे तो 0/18 का हल करने के बाद क्या होगा? 0 वाट, क्योंकि शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के टर्मिनलों पर वोल्टेज क्रमशः V1, V2 और V3 है। यदि I उनसे होकर प्रवाहित होने वाली निवल धारा को
निरूपित करता है तो उनकी चाल निवल वोल्टेज भी कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, V1 V2 और V3, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होगा। रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है कि अनुभार बटे संयोजकता, अनुभार बटे संयोजकता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका मैथ रीजनिंग का है, इसका PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। अगला है कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। सबसे पहले कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आंदोलन शुरू किया था, वो किया था गांधी जी ने। कब किया था, तो 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। तो कहाँ से किया गया था, पवनार, पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चालू किया गया था। और इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो वो ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, जबकि कावेरी निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, ये सब पश्चिमी घाट से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। और ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है, ऑप्शन नंबर ए। ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि परमाणु क्रमांक 20 वाला एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ शीघ्र रासायनिक संयोग कर लेता है, तो जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, वो होगा 16। क्या होगा, 16 हो जाएगा, जो बन के क्या जाएगा CaS का निर्माण होगा। अगला है कि वैद्युत संयोजी यौगिक में निम्न में क्या गुण नहीं होगा, क्या गुण नहीं होगा। तो उसका गुण नहीं होगा कि उच्च गलनांक और निम्न क्वथनांक। बाकी उच्च परावैद्युत स्थिरांक ये गुण होना चाहिए, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक ये भी होना चाहिए, और उच्च ध्रुवता ये भी होना चाहिए। अगला है कि निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। हाइड्रोजन से अधिक जो क्रियाशीलता है वो किसका है, तो वो आपका मैग्नीशियम, जिंक, टीन, सीसा, लोहा और सोडियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, सर्वाधिक अक्रियाशील धातु सोना होता है। और प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या, सोना, चांदी और प्लेटिनम। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान करें। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का इसमें एक ही एग्जांपल है, वो ऑप्शन नंबर डी। द्विविस्थापन अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करने के बाद BaSO4 प्लस 2 NaCl। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, फिनोल्फथेलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, जबकि स्टार्च पेपर नहीं है। स्टार्च पेपर नहीं है क्योंकि स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, इसीलिए। अगला है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो ये मान लीजिए क्या आपका अवतल दर्पण, यहाँ पर आपका होता है एफ फोकस, यहाँ आपका वक्रता केंद्र, और इधर आपका क्या होता है अनंत। यहाँ अगर हम वस्तु रखेंगे अवतल दर्पण के, यहाँ अगर वस्तु रखेंगे तो अत्यधिक, पूछ रखिएगा अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, वो 2F पर। यहाँ पर यह सबसे छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक रूप से विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है, तो वो हम लोग करते हैं निकेल का। और निकेल किसका मिश्रण है, तो वह है लोहा, निकेल और क्रोमियम, लोहा, निकेल और क्रोमियम। तो विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में हम लोग करते हैं नाइक्रोम का प्रयोग। अगला कि विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है। विवाह नामक विषय जो संबंधित है वह है समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची के विषय पर
केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकता है। सबसे शक्तिशाली जो कानून होगा वो होगा केंद्र सरकार का। अगला प्रश्न है कि डैश में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, तो वो बन गई आपका महायान शाखा में। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। महायान में उन्हें देवता मानकर मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। और हीनयान में क्या हुआ कि नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि डायनबो में विद्युत धारा निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, तो वो करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। डायनबो में विद्युत धारा किस सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न करता है, वो करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में चुम्बकीय फलस्क में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और डायनबो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है प्रश्न क्या कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो होगा परवलयकार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित या निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है, तो वो होती है आपका अल्फा किरणें। अल्फा और बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है, जबकि गामा किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्या होगा, प्रभाव उसका बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा। जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या h से बड़ा हो तो क्या होगा, तो वो होगा आपका h के साथ रेखिक ढंग से बढ़ेगा, h के साथ रेखिक ढंग से बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर जो है आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो अत्यधिक धारा को कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज में और कम धारा पर अत्यधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने में प्रयुक्त होता है। साफ साफ कहता है कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर। अगला है कि एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसकी फोकस दूरी क्या है। अब देखिए, आप जान रहे हैं कि m बराबर क्या होता है, v/u। m बराबर v/u। अब यहाँ से आपका m का मान दिया गया है, m का मान दिया गया 3 और v/u का मान रखेंगे क्योंकि फोकस दूरी है तो इसका माइनस में होगा 24। यहाँ से v निकालेंगे -72 निकाले, v का मान निकल गया कितना, v का मान निकला -72। अब आपको यहाँ से लेंस सूत्र लगाना तो 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो यहाँ से 1/f जो हम हल करेंगे वो करेंगे 1/-72 और यहाँ जगह -1/-24 क्योंकि u का मान माइनस में है। अब देखिए तो 1/f बराबर करेंगे 1/-72 -1/-24। यहाँ से जब हल करेंगे तो f का मान निकलेगा आपका 36 सेंटीमीटर। वही पूछ रहा था तो वो जगह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं कि एक द्वि अवतल लेंस के कांच का अपर्तनांक 1.6 है, वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, तो वायु में लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कौन सा लेंस है, ये
दुई अवतल लेंस, इस प्रकार का फिगर बनेगा इसका। एक इधर होगा आपका R2 यानी कि त्रिज्या दूसरा, इधर होगा R1 यानी फोकस, ये जो अवतल दर्पण है इसके लेफ्ट साइड में फोकस दूरी ऋणात्मक बनेगा और राइट साइड में धनात्मक बनेगा। एक आपका जो होगा 40 सेंटीमीटर ये निगेटिव में और 60 सेंटीमीटर किसमें होगा, पॉजिटिव में। आपको यहाँ से निकालना क्या सूत्र होता है, 1/f बराबर अपर्तनांक -1 इंटू में 1/r माइनस 1/r2। इसी पे मान रखिएगा तो आपका मान निकलेगा। तो मान क्या निकलेगा, म्यू है यानी अपर्तनांक -1, अपर्तनांक कितना 1.6 माइनस करेंगे 1 और ये हो जाएगा 1/-40 और 1/-60। जब इसको हल करिएगा तो आपका कितना मान निकलेगा, यहाँ से f का मान निकल जाएगा आपका -40 सेंटीमीटर, क्या निकलेगा m का मान -40 सेंटीमीटर निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं, ये क्या है, आपका मैथ का प्रश्न है, इसका दिया गया PDF टेलीग्राम चैनल पर। अगला प्रश्न क्या है कि किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभियान है, वो किसका कथा अभियान है, वो है आपका कथकली का। कहाँ का, कथकली का है, और ये कथकली किस राज्य से संबंधित है, वो है केरल का, यानी केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कथकली। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा जो नमक का जो मरुस्थल है वो है आपका सलार डी यूनानी, सलार डी यूनानी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब कुछ मरुस्थल है देख लेते हैं किस देश में स्थित है, वो भी देख लेते हैं। जैसे गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया और चीन में स्थित है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, टकला मकान मरुस्थल सिक्यांग चीन में है, नामीब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में, सोमाली मरुस्थल सोमालिया में, दस्त ए लूट मरुस्थल पूर्वी ईरान में स्थित है। तो ये था मेरा टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो और भी लाते रहें। हमने 24 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अभी अपलोड हो जाएगा, बचेगा 2 सेट, ये भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। और इसमें PDF में जो फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, जो कि निःशुल्क रहता है, वहाँ से आप सेट प्राप्त करके सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।